नमस्कार जी, मैं मनीष स्टडी गार्ड इमिग्रेशन से। पॉइंट रहेगा जी कि कनाडा में एक श्योर शॉट जिसको कहते हैं कि परफेक्ट तरीके से फ़ायदे का आके कैसे वीज़ा लिया जा सकता है, और उसमें सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा कि क्या वो मेन चीज़ है जिसको देख के वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देता है। यानी कि एक कोर पॉइंट होता है कहने को, तो कहते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए जी, इनकम के डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपका कोर्स रेलेवेंट हो, कोर्स प्रोग्रेशन में हो, गैप आपका कवर्ड हो, एसओपी लगी होनी चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फंड्स वगैरह सारे अच्छे होने चाहिए आपके। तो ये तो जेनरिक बातें हैं सारी। स्पेसिफिक बात, एक क्वेश्चन का आप जो है आंसर वीज़ा ऑफिसर को दे दो और वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा। सिर्फ एक क्वेश्चन, उसका जो क्वेश्चन है कि आपको वीज़ा जो है, ये जो कोर्स करने जा रहे हो, तो ये कोर्स जो है वो आपको कैसे बेनिफिट करता है फ्यूचर करियर के लिए। बस एक क्वेश्चन को आप जो है पकड़ लो। ये क्वेश्चन के आसपास जो है आपने अपना केस तैयार करना है कि सबसे पहले अपने आप को ये प्रूव करो कि ये जो मैं कोर्स दे रहा हूँ इसमें मेरे जो करियर है उसमें मेरे को बेनिफिट मिलेगा। अब हम लेते हैं दो सिचुएशंस इसमें। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि आपका कोई गैप नहीं है, बिल्कुल गैप के बिना आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम करी है फॉर एग्जांपल, तो बीकॉम के बाद आपने आगे कोर्स चूज़ करना है। आप पीजी डिप्लोमा भी दे सकते हो, आप मास्टर्स भी दे सकते हो, तो हर तरीके की जो पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पीजी सर्टिफिकेट भी है, पीजी डिप्लोमास भी आ जाते हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब इसमें आपने बीकॉम के बाद अगर आप फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का कोर्स लेते हो या फाइनेंस का लेते हो, या फिर आप लेते हो कि बिज़नेस मैनेजमेंट का, इंटरनेशनल बिजनेस का, एचआर का कोर्स, कुछ भी दे सकते हो इनमें, तो आपने ये एसओपी में अपने ये कवर करना है कि ये जो बीकॉम करी है मैंने, और जो मैं आगे पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स करना है, और मास्टर्स कनाडा में करके मेरे को क्या करियर में बेनिफिट मिलेगा और क्या मेरे को मेरे एम्प्लॉयमेंट में क्या बेनिफिट मिलेगा कि वही कोर्स मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं कनाडा जाके कर रहा हूँ, और उसका एग्जैक्ट मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ आने के बाद, इंडिया आने के बाद। तो फॉर एग्जांपल आप एमबीए ले लेते हो फॉर एग्जांपल बीकॉम के बाद, आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि हाँ भाई मास्टर में बच्चा जा रहा है, सीरियस है पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो हमेशा आपको वेटेज मिलती है मास्टर्स में अप्लाई करने की ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर आप पीजी डिप्लोमा भी दे रहे हो तो कोशिश कीजिए कि कम से कम डिप्लोमा और पीजी सर्टिफिकेट ना, सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत जिसको कहते हैं कि सबसे लोएस्ट लेवल आ जाता है कि पहले पीजी सर्टिफिकेट आते हैं, पीजी डिप्लोमाज आते हैं, उसके बाद फिर आती है मास्टर्स। तो मास्टर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो केस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, पीजी डिप्लोमा में करोगे तो उससे कम स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर पीजी सर्टिफिकेट कर रहे हो तो उससे कम बनेगा। मैं तो वैसे रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपका बिल्कुल भी गैप नहीं है फिर पीजी सर्टिफिकेट तक जाओ। अगर आपका 1-2 साल तक का गैप है मैक्सिमम तो आप पीजी डिप्लोमा तक जाइए, और अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप है आपका तो आप कोशिश कीजिए कि मास्टर्स में ही अप्लाई कीजिए, और सक्सेस रेट आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। और वो स्टूडेंट जिनके फॉर एग्जांपल बैचलर भी करी हुई है, मास्टर्स भी करी हुई है, तो वो जब पीजी सर्टिफिकेट या पीजी डिप्लोमा अप्लाई करते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ज़्यादातर बच्चे जो देख रहे होंगे ये वीडियोस, उन्होंने देखा होगा कि हाँ रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते। हाँ रिज़ल्ट आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट आर जस्ट 20-25%। वो भी उनके आते हैं जिनका बिल्कुल गैप नहीं है, साथ साथ ही वो कर रहे हैं, या फिर कोई कोर्स जैसे कि बीकॉम एमकॉम करके वो कहते हैं जी मेरे को एचआर में स्पेशलाइजेशन करनी है, या फाइनेंस में करनी है, मार्केटिंग में करनी है स्पेशलाइजेशन, तो मैं इसलिए वो पर्टिकुलर कोर्स करना है तो मेरे को इंडिया में आके अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वो समझ आती है सर्टिफिकेट कोर्स की। बट अदरवाइज जो भी 2 साल से या उसके ज़्यादा के गैप के स्टूडेंट्स हैं, इट्स प्रेफरेबल यू अप्लाई फॉर ए मास्टर्स डिग्री। तो अभी हमने रिसेंटली एक वीज़ा दिया है, अराउंड 12 साल का गैप था, 2010 में बच्चे ने बीए करी थी। अब उसके बाद 6.5 बैंड 6 से कम नहीं थे, तो गैप काफ़ी था, फैमिली में बिजनेस वगैरह थे उनके फैमिली के जो भी हैं, तो अब उन्होंने गैप उस तरीके से कवर दिखाया कि हाँ जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है, जो फैमिली में आप वो काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अपने हस्बैंड को, अपने इन-लॉज़ को फैमिली बिजनेस में, तो उनको उस चीज़ की अच्छी नॉलेज हो चुकी है, काम आ गया है। बट उन्होंने वो अपने फैमिली बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है, और बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए उनके पास कोई टेक्निकल जो और मैनेजमेंट की कोई उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ना +2 लेवल पे, ना बैचलर लेवल पे, और मास्टर्स वो करना चाहते हैं क्योंकि बीए करी हुई है। बीए के बाद एमबीए का टेक्निकली तो
तो कोई आपस में बनता नहीं है, क्योंकि जेनरिक सब्जेक्ट्स होते हैं BA के कोर्सेज में, और MBA एक मैनेजमेंट कोर्स आ गया। तो क्योंकि उनके पास 11-12 साल का उन्होंने दिखाया कि मैं फैमिली बिजनेस में अपना काम कर रही हूँ और हेल्प कर रही हूँ अपनी फैमिली को बिजनेस में, तो अब मैं उसको ग्रो करना चाहती हूँ, और मेरे इन-लॉज जो हैं वो बुजुर्ग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं MBA कर लूँ, और MBA करके मैं अपने जो बिज़नेस को मैं काफ़ी अच्छी हाइट पे लेके जा सकती हूँ। तो उसको ग्रो कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, मल्टीनेशनल लेवल पे लेके जाया जा सकता है, नेशनल लेवल पे लेके जाया जा सकता है, इसकी ब्रांडिंग हो सकती है, इसकी लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो वीज़ा ग्रांट कर दिया बच्चे का, वरना सोचा जाए कि 12 साल का गैप का बच्चा अप्लाई कर रहा है वीज़ा, और उसका वीज़ा कहाँ से ग्रांट हो जाए। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उनको हमने ये दिखाया कि ये MBA करने का उसके करियर को बेनिफिट मिल रहा है, उसके इस केस में उसके बिज़नेस को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये करेगा, अगर फॉरेन कंट्री से करेगा, यहाँ आएगा, वहाँ की इंटरनेशनल एजुकेशन जो हाईली रिप्यूटेड है जी, रिकोगनाइज्ड है, और जॉब ओरिएंटेड है, और करियर पाथ ओरिएंटेड है, और प्रैक्टिकल एजुकेशन है, वो जब आके वो पढ़ के यहाँ आएगा, यहाँ आके अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में वो उसको यूटिलाइज करेगा, जब उसको यूज़ करेगा तो उसका करियर आगे बढ़ता है या उसका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो उसको एक पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया कि आपने ये समझाना है कि ये पर्टिकुलर कोर्स करके आपका जो है करियर को बहुत फ़ायदा होता है, तो वो हमने समझा दिया कि MBA करके उनके करियर को बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। तो नेचुरली बात है कि जब वो क्लिक कर गई वो चीज़, तो उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया गया। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल आपने कोई रिलेटेड फील्ड में किया है, जैसे अभी हमारे पास एक केस आया जी, BCom करी बच्चे ने, MCom करी, MCom के बाद उनका था वर्क एक्सपीरियंस एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस था उनका 3 साल का। तो उनको 7 बैंड्स बच्चे के 6.5 से कम नहीं, और 2-3 साल का उनका एक्सपीरियंस था। उनको कंसल्टेंट ने उनका अप्लाई किया कनाडा कॉलेज में डिप्लोमा का कोर्स। तो सोचने वाली बात है कि BCom MCom प्लस वर्क एक्सपीरियंस, और कनाडा कॉलेज में एज यू ऑल नो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वहाँ पे। तो डिप्लोमा कोर्सेज जब बच्चा अप्लाई कर रहा है आफ्टर मास्टर्स और वर्क एक्सपीरियंस, तो वीज़ा के चांसेस लाइक ना जैसे हैं। और पढ़ा लिखा बच्चा, शहर का बच्चा, फिर भी वो ट्रैप में आ जाता है कंसल्टेंट्स के, कि सिर्फ इस वजह से कि जल्दी तेरी ऑफर लेटर आ गई, फिर जल्दी ऑफर लेटर भी आ गई, जल्दी फाइल भी लग गई, जल्दी सारा कुछ मेडिकल भी हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गए, सब कुछ हो गए, और जल्दी रिजेक्शन भी आ गई। तो सारा कुछ ही जल्दी हो गया, क्योंकि सारा एक लगने से लेकर रिजेक्शन तक बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि जल्दी होना था ये काम, क्योंकि वीज़ा तो आना नहीं था इस सिचुएशन में। तो अब हमने उनको गाइड किया कि आप BCom MCom करिए, आपने एक्सपीरियंस है आपका, तो आप MBA में अप्लाई कीजिए, MBA इन मार्केटिंग अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का आपका एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का। तो लॉजिकल फ्लो बन गया। तो फ्लो बनने के बाद जब ये बच्चा सेम प्रोफाइल पे दोबारा फाइल लगाएगा, तो इसका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत बढ़िया, क्योंकि एक लॉजिक बन गया कि जी मैंने BCom करी, मैंने MCom करी, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट का है, और अगर मैं MBA, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट स्टडी नहीं पढ़ी, 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो अगर मैं MBA की स्टडी करता हूँ कनाडा में जाके, और उसमें स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग ही रखता हूँ, तो मेरे को आगे जाके मेरा करियर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है कि जी मुझे अच्छे लेवल पे मार्केटिंग, रीजनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, नेशनल लेवल पे भी मेरे को, और रीजनल लेवल पे भी मेरे को जॉब मिल सकती है। और बात सही भी है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब हम अपने आप को कन्विंस कर देते हैं कि हाँ यार वाकई कि जेन्युइनली मेरे करियर को ग्रोथ मिल रही है ये पर्टिकुलर कोर्स करके, तो जो है आपके वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़िया हो जाते हैं। यही वीज़ा ऑफिसर ने देखना है। तो सिर्फ एक पॉइंट को आप समझ लो कि जो कोर्स आपने देना है वो अगर तो आपका जो पढ़ाई जो है, लास्ट स्टडी है वो रिसेंट है, 1-2 साल के अंदर है, फिर तो उसके रेलेवेंट ही रखो आप। अगर 1-2-3 साल से ज़्यादा का है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एग्जांपल दी कि किसी ने BA करी है, तो BA के बाद अगर बच्चा अप्लाई डायरेक्टली कर रहा है तो उसको कोई इजी कोर्सेज पकड़ने पड़ेंगे, हॉस्पिटैलिटी पकड़ सकता है, कोई मार्केटिंग का कोर्स पकड़ सकता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, इस टाइप के थोड़े सिंपल कोर्सेज ही उसको सूट करते हैं। बट अगर वो बच्चा BA करने के बाद फॉर एग्जांपल उसका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, या बिजनेस डेवलपमेंट का जैसे ये एग्जांपल दी हमने, या उसका सेल्स का एक्सपीरियंस है, या कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, किसी भी तरीके है, तो उसको
बीए को छोड़ के जो वर्क एक्सपीरियंस उसका है उसको पकड़ना ज़रूरी है कि ये मैं जॉब कर रहा हूँ जी, मेरी इतनी सैलरी है, मेरी ये पोजीशन है, अब मैंने यहाँ पे रुका हूँ, मैंने इसको आगे बढ़ाना है, तो अगर ये कोर्स कर देता हूँ तो मेरा जो करियर है ये मेरा आगे चला जाएगा, मेरे को अच्छी लेवल की जॉब मिल जाएगी। ये चीज़ आपने समझानी है और यू गेट द वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब इसमें इसके बाद ये तो एक कोर हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, दिस इज़ द कोर ऑफ कैनेडियन वीज़ा। इसके बाद चलते हैं आगे कि कोर्स जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। तो जैसे आपको बताया कि अगर 1-2 साल का ही गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है, तो लास्ट पढ़ाई के साथ ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा गैप है तो आपका लास्ट वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा रेलेवेंट हो, लास्ट स्टडी के साथ रेलेवेंट होना इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट स्टडी के अकॉर्डिंगली तो आपको जॉब मिली नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपकी अनरिलेटेड है तो जो अब आपको जॉब मिली है आपने उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपने वो पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो दैट इज़ राइट वे टू अप्लाई रादर देन लाइक अदर वे अराउंड। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चे की, कि बच्चे ने भी बीकॉम और एमकॉम किया हुआ था और अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस दिखाया था, 3 साल का गैप था और सिर्फ 1-1.5 साल का बच्चे ने एक्सपीरियंस दिखाया, तो बच्चे का 7 बैंड, उस बच्चे के भी 6.5 से कम नहीं, और अप्लाई किया जी। लड़की का केस था तो हमारे पास आए इंक्वायरी के लिए कि ऐसे करके बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कोर्स कौन सा अप्लाई किया था जी? उनका आंसर जी पहले जी मेरा HR में डिप्लोमा दे दिया उन्होंने, PG डिप्लोमा HR में, एक बारी हमने पैकेज किया था उन्होंने प्राइवेट कॉलेज दे दिया, तीसरी बारी हमने अप्लाई करा इंटरनेशनल बिजनेस का डिप्लोमा दिया जी, हमें PG डिप्लोमा दिया गवर्नमेंट कॉलेज में। तो सिंपल सी बात है कि तीनों केसेस में वीज़ा तो आने वाला है नहीं है। तो कई है कि 10 में से या मैं करूँ 20 में से एक लग जाए बाई चांस, क्या कहना, वरना ऐसे केस में वीज़ा आने वाला नहीं है। बच्चे ज़्यादा फोकस ये करते हैं कि मेरे तो बैंड आ गए जी, मेरा तो वीज़ा पक्का है, ऐसा नहीं है। बैंड जो है वो आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी होती है, आपकी कोर्स प्रोग्रेशन की भी रिक्वायरमेंट है, आपकी कोर्स रेलेवेंसी की भी रिक्वायरमेंट है, आपकी करियर की भी रिक्वायरमेंट है, करियर फोकस में कि क्या ये कोर्स का आपको बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लब करके आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है। अब उस केस में जब आप HR के अप्लाई कर रहे हो, फाइल लगा रहे हो, PG डिप्लोमा HR का लिया है, तो वर्क एक्सपीरियंस भी HR का ही दिखा दो, चलो BCom के बाद HR का एक्सपीरियंस दिखा के HR में जा रहे हैं तो भी समझ आती है बात। अब इंटरनेशनल बिजनेस, अब बच्चे पकड़ देते हैं जी इंटरनेशनल बिजनेस, भाई ये इट इज़ नॉट नॉर्मल मैनेजमेंट कोर्स। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये है कि आप इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब ऐसे केस में हमने एक वीज़ा दिया था कि बच्चे ने BCom करी और BCom करने के बाद वो एक्सपोर्ट हाउस में बच्चा काम कर रहा था, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में काम कर रहा था, लाइक मर्केंडाइजिंग ऑफिसर था और सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो उसका काम ही रोज़ का ये था कि इंटरनेशनली बात करनी, रोज़ का काम करना, इन्वॉइसेस आनी जानी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो वाला काम था। तो उस केस में हमने PG डिप्लोमा जो है इंटरनेशनल बिजनेस का दिया और बिल्कुल एग्जैक्ट रेलेवेंसी बनी। तो ये समझना बच्चों के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है। दैट इज़ कि इंटरनेशनल जब बिजनेस होता है तो उसके यानी कि एग्जैक्ट जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ज़रूरी हैं तो वो उसमें पढ़ाए जाएंगे। अब BCom MCom वाला जो बेचारी लड़की अकाउंटेंट का काम कर रही है, चलो दिखाया वो भी उसने, करती तो वो भी नहीं थी, तो 3 साल के अंदर उसमें दिखाया कि 1 साल मैंने काम किया है एज अकाउंटेंट। अब भाई वो आगे जो कोर्स HR का पढ़ने जा रही है, क्यों पढ़ने जा रही है, क्या लॉजिक है, क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको, ये जो करियर में जो वो अपना अकाउंटिंग की जॉब कर रही है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रही है, तो उसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। एक सिंपल से केस को ख़राब करने के कई कंसल्टेंट बड़े चैंपियन होते हैं जो हमारे पास बच्चे लेकर आते हैं। फाइल भी सिंपल सी फाइल होती है कि आप MBA में अप्लाई कर दो, या फिर जो आप कोर्स ले रहे हो उसका अगर वर्क एक्सपीरियंस दिखाना ही है तो कम से कम उस एग्जैक्ट फील्ड में तो दिखा दो ना वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सारी खिचड़ी जब बनाते हैं कंसल्टेंट्स तो दी एंड कर देते हैं, अच्छी प्रोफाइल्स की दी एंड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझनी ज़रूरी हैं। तो रिसेंटली भी आज की भी बात करें उसमें भी 6.5 बैंड बच्चे के 6 से कम नहीं, ग्रेजुएशन करी हुई है बच्चे ने, BBA इनफैक्ट की हुई है। उसके बाद गैप था जी, उनको दिखा दिया जी कंप्यूटर सेंटर में कहीं पे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब, बिल्कुल सही करा जी, चलो बहुत अच्छा किया, कोई ऐसी बात नहीं। अब आगे की चलते हैं, दे दिया उसको डिप्लोमा बच्चे को इंटरनेशनल बिजनेस का, उसमें भी दे दिया डिप्लोमा। भाई अब असिस्टेंट मैनेजर है अगर किसी कंप्यूटर सेंटर में, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस का क्या काम है उसमें,
क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनका रोज़ का काम है, आप अपनी प्रोफाइल को लाइटली लेते हो, वो बहुत ज़रूरी ध्यान से देखते हैं। आप अपनी प्रोफाइल में कह रहे हैं ना जी एजेंट साडा कहता है तो इसमें कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने 1 मिनट में शॉट मारना है कि जी एजेंट ने बोला, उसको ज़्यादा पता है। उनको तो अगर पता है तो फिर रिजेक्ट होने का तो कोई कारण ही नहीं, फिर तो किसी का वीज़ा रिजेक्ट ही नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि जब भी आपको कोर्स का कोई बताया जाता है, कोई भी कंसल्टेंट आपको कोर्स के बारे में बताता है, तो सबसे पहले आप जाके उस कोर्स के जो कॉलेज की या कोर्स की वेबसाइट है उस पर जाइए और उसमें कंटेंट देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर आप देखिए कि आपकी लास्ट अगर आपकी क्वालिफिकेशन 1 आधे साल के अंदर अंदर है तो उसमें के साथ क्या रेलेवेंसी बनती है, और अगर ज़्यादा गैप है तो आप ये देखिए कि वर्क एक्सपीरियंस के साथ कैसे रेलेवेंसी आपने बनानी है इस चीज़ की। तो अगर ये चीज़ को आप समझोगे कभी भी गलती नहीं खाओगे। काफ़ी बच्चों ने आपने पहले देखा होगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में मेडिकल वाले बच्चे, हर किसी को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हर किसी मेडिकल वाले बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड दे दिया जाता था। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन छोटे बच्चों को कैसे बढ़ाना संभालना उसका काम होता है। तो मेडिकल का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो टेक्निकली बच्चे नहीं देखते, नहीं जी एजेंट ने बोला जी, एजेंट को पता है जी सारा कुछ वो देगा जी, कोर्स उसने सही दिया है तो बाकियों को भी दिया, मेरे को भी दे दिया। तो दैट इज़ नॉट। नुकसान किसका होता है? प्रोफाइल किसकी ख़राब होती है? आपकी प्रोफाइल ख़राब होती है। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। अब इस केस में बच्चे को जब उसको इंटरनेशनल बिजनेस का दे दिया, असिस्टेंट मैनेजर वे कंप्यूटर सेंटर में, छोटे से कंप्यूटर सेंटर में असिस्टेंट मैनेजर का उसने दिखाया है, तो अगर यही केस में अगर उसको फॉर एग्जांपल MBA दे दी जाती या फिर PG डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट का दिया जाता कि हाँ भाई मैं ये करने के बाद मैं एक मैनेजर बन सकता हूँ या फिर कोई बड़ी कंपनी में भी जा सकता हूँ, मैं आगे ग्रोथ हो सकती है, तो एक एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये कोर्स करने का मेरे को बेनिफिट है और ये बेनिफिट है। और ये चीज़ जब आप प्रूव कर देते हैं कि हाँ वाकई ये कोर्स करने का बेनिफिट है, साथ में कोर्स आगे बढ़ रहा है, जैसे कि आपने +2 करी, आप डिप्लोमा करने जा रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो किया हो इंडिया से तो एडवांस डिप्लोमा या बैचलर करने जा रहे हो, बैचलर करी हुई है तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा या मास्टर्स करने जा रहे हो, मास्टर्स की हुई है तो फर्दर मास्टर्स करने जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ये प्रोग्रेशन होती है। ये नहीं है कि आप बैचलर के बाद डिप्लोमा कर रहे हो या मास्टर के बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप मैं कह रहा हूँ 6 मास्टर्स कर दो आप, उसके बाद भी डिप्लोमा अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल आपकी लग जाएगी, फाइल कोई नहीं रोकता। कोई कंसल्टेंट ने बोला हाँ ले सकते हैं, ले तो कोई भी सकते हैं, लेकिन सही क्या है? सही हमेशा यही है कि आप प्रोग्रेशन में जा रहे हो तो आपका केस बनता है। फिर रेलेवेंसी की बात होगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं दैट इज़ योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की अपनी फैमिली की ITRs की इनकम ज़रूर दिखाओ। इसमें आपके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, आपके कोई रिलेटिव भी हैं वो भी आप साथ में दिखा सकते हैं। फिर आगे फंड्स कम से कम 8 लाख से ऊपर के आप फंड्स दिखाइए कम से कम। उसका कारण ये है कि अब जो सिचुएशन के हिसाब से कि ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाते हो आपको काम मिल जाएगा या जो भी है, तो आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि ऑन गोइंग इनकम जैसे 15 लाख की है तो 5 लाख में आपकी फैमिली अपना खर्चा निकाल देती है एक साल में, तो 10 लाख बच गया, तो 10 लाख आपके लिए डिस्पोजेबल हो गया, तो आपको हेल्प तो कर सकते हैं। अब आज भी स्टूडेंट से बात हुई, कितने की ITR दिखाई जी? 6 लाख रुपये की। कितने फैमिली मेम्बर हो जी? 4 मेम्बर है। तो 3 बंदे जब इंडिया में रह रहे हैं तो कम से कम 30-40 हज़ार 50 हज़ार का खर्चा आएगा, तो 5 लाख तो वही निकल गया, तो बचा गया पीछे से 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये में जो कि $2,000 भी टोटल नहीं बनते, तो $2,000 में आपको लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस की कैसे हेल्प करेंगे आपके पेरेंट्स? इलॉजिकल बात है। अब यही केस में अगर 15 लाख रुपए इनकम दिखाओ, 5 लाख रुपए जी खर्चा हो गया, 10 लाख बच गया, 10 लाख के $20,000 की रफली बन गया, $18,000 बन गए, तो आपके मोटे मोटे लिविंग एक्सपेंसेस और फीस की निकल सकती है वहाँ का खर्चा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये ना सोचो कि इसकी क्या वैल्यू है, नहीं, बहुत वैल्यू है, क्योंकि पेपर वर्क नहीं वीज़ा देना है, किसी ने आपकी शक्ल देख के वीज़ा नहीं देना, किसी ने आपके कंसल्टेंट के नाम पे वीज़ा नहीं देना, सिर्फ पेपर वर्क पे आपका वीज़ा आना है। जितना कंसल्टेंट आपका ध्यान से और जितना इंटरेस्ट देके आपकी फाइल लगाएगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। और एक चीज़ आपको मैं बहुत ज़्यादा बार मैं रिपीट भी करता हूँ और आज भी करूँगा कि पैकेज के चक्कर में ना पड़िए। पैकेज हमेशा आपका केस ख़राब करता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि हमें कोई टेंशन नहीं, हमारा कोई खर्चा नहीं है, वीज़ा लगेगा तो पैसे देंगे और कंसल्टेंट बेस्ट टू बेस्ट काम करेगा मेरा वीज़ा देने में, बट ऐसी नहीं होता। कंसल्टेंट उसमें कम से कम खर्चे में आपका वीज़ा अप्लाई करना, बथेरे जुगाड़ होते हैं, बथेरी सेटिंग्स होती हैं इसमें कि कॉलेज की सेटिंग्स होती हैं कि फीस जो है आफ्टर वीज़ा पे होगी, आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है पूरी की पूरी एक साथ की पेड दिखा दो। तो ऐसी आमतौर पर इंतजाम होते हैं, ऐसे आमतौर पर ऑफर्स होती हैं कंसल्टेंट्स के पास। तो वो कोई भी आपको कंसल्टेंट जो है वो आपकी टेक्निकली आपकी फ़ीस नहीं पे करेगा। अगर आपको
कहीं पे भी डाउट है तो आप फ़ाइल लगने से पहले उसको ये पूछो कि भाई मेरे को अपनी रिसीट दिखा कि आपने फ़ीस भरी है मेरी। तो कोई भी नहीं दिखाएगा आपको, कहने को जो मर्जी कह रहे हैं हम दिखाएंगे नहीं, ये तो हमारी अपनी है जी, आपने कौन सा फ़ीस भरी है, हम क्यों दिखाएं। टेक्निकली चक्कर ये होता है कि आपकी फ़ीस भरी ही नहीं होती है। वो एक सेटिंग के साथ आपका जो है वो जो ये मंगाया जाता है बिना पेमेंट की, तो उसके बेस पे आपकी फ़ाइल लगा दी जाती है। लग गया तो जी बट देखो जी हमारी देखो कितना अच्छा काम करके दिया, ये देखो वीज़ा ग्रांट करा दिया। नहीं लगा तो आप क्या बोलोगे उसको कि नहीं लगा जी वीज़ा क्यों नहीं लगा, वो कहेगा ठीक है नहीं लगा नहीं लगा, अब क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट दिया जाओ, हमने कौन सा कोई पैसे दिए आपसे। तो ही इज़ नॉट आंसरेबल टू। और नुकसान किसका होता है सबसे ज़्यादा, इसमें आपका नुकसान होता है। इसलिए ये चीज़ याद रखिए कि पैकेज में हमेशा अवॉइड कीजिए, वो एक केस को और ज़्यादा ख़राब करने वाली सिचुएशन बना देता है। इसके अलावा जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आपको स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है उसमें सारे पॉइंट्स आपके मेंशन हो उसके। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी A to Z जो भी हमारे 17-18 पॉइंट्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट ज़रूर कवर कीजिए। प्लस इसके अलावा आपके जो अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो कोशिश कीजिए जैसे ही आप IELTS या PT का अपना जो प्रिपरेशन करनी शुरू करते हैं उसी टाइम से आप अपने अकाउंट में सैलरी डालनी शुरू कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि जैसे 2 महीने आपको IELTS करने में लगते हैं, फिर एडमिशन आने में और फाइल लगने में 1 महीना लगेगा, तो कम से कम 2-3 महीने की 4 महीने की जो आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी। तो वो 3-4 महीने की आप अकाउंट स्टेटमेंट भी साथ में लगा सकते हैं कि जस्ट टू बिकम ए बोनाफाइड स्टूडेंट दैट दैट यू आर गेटिंग योर सैलरी इन अकाउंट। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर देगी। प्लस इसके अलावा सैलरी रिसिप्ट्स लगाइए अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो। और इसके अलावा जो CA रिपोर्ट जो आपकी फैमिली की एसेट्स की वैल्यू की, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी ज्वेलरी कितनी है आपके घर में, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके गाड़ियाँ कितनी हैं, या जो भी लाइक सारा कुछ है, आपकी कोई रेंटल इनकम आती है, आपको कोई पेंशन इनकम आती है आपकी फैमिली को, वो सारी की सारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी लिखना ज़रूरी है और CA रिपोर्ट लगानी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट जब आप लगा के अपनी फाइल लगाते हैं जिसमें कोर्स रेलेवेंसी या कोर्स प्रोग्रेशन में है, आपके बेनिफिट हो रहा है करियर को, आप इनकम अच्छी दिखा रहे हैं, आप फंड्स अच्छे दिखा रहे हैं, CA रिपोर्ट दिखा रहे हैं, प्लस आपके जो वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स है वो प्रॉपर है। अगर आपकी जॉब में आप काम कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस तो इनकम टैक्स रिटर्न 1 साल की कम से कम लगाएं, अगर ज़्यादा लगती है तो 2 साल की ज़रूर लगाएं, अगर इससे भी ज़्यादा है तो कंप्लीट जितनी भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो ज़रूर लगाएं। तो 1 साल की इनकम टैक्स रिटर्न तो ज़रूर लगाएं। तो ये जब सारी के सारा केस आप स्ट्रॉन्ग चारों तरफ से ग्रिप दे के फाइल लगाते हैं तो कोई भी वीज़ा अफसर को पॉइंट नहीं दिखता आपके केस में कि वीज़ा ना दिया जाए। तो ये चीज़ों का बेनिफिट जो हमारी कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हमेशा होता है, और आपको भी हो सकता है अगर ये जो पॉइंट्स को आप अपनी कंसल्टेंट से करवा के फिर फाइल लगवाएं बजाय कि हवा में फाइल लगाने के। नेवर ट्रस्ट योर कंसल्टेंट ब्लाइंडली, ठीक है, अपने कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करके ही चलना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कीजिए हर चीज़ के लिए। अगर आपको कंसल्टेंट कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं, इसके बिना चल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसके बिना भी चल जाएगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, यू जस्ट से कि नहीं जी रिक्वायरमेंट है या नहीं है मुझे पता नहीं बट मैंने डॉक्यूमेंट लगाना है। आप SDS की फाइल लगा रहे हैं, नॉन SDS की लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी तो ही केस में मज़ा आएगा, नहीं तो यू विल बी गेटिंग ए रिजेक्शन विदाउट एनी रीजंस। और आप खुद देखते रह जाओगे कि भाई हुआ क्या है, मेरे केस तो बिल्कुल ही परफेक्ट था, वीज़ा क्यों नहीं आया। कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स है इसमें कमी छोड़ोगे, आप वीज़ा रिजेक्ट कराओगे, उसके बाद दोबारा वीज़ा देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयर केस हैं कि 5 to 10% चांसेस ही होते हैं वीज़ा लगने के बाद में। तो ज़्यादातर बच्चे 1 बारी 3 बारी 4 बारी लगा के फिर दुखी हो जाते हैं, कहते हैं चलो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, चलो कनाडा से कहीं UK चले जाते हैं, USA चले जाते हैं, बट कनाडा का नहीं बन पाता। इसलिए फर्स्ट फाइल लगनी और सही फाइल लगनी ज़रूरी है, और उसी ने वीज़ा देना है। जो आपको कह रहा हूँ 12 साल का हमारा गैप का वीज़ा है वो फ्रेश केस था, उसको हम जिस मर्जी तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे, उसका वीज़ा ग्रांट कर दिया गया। और यही चीज़ अगर आप भी अपने कंसल्टेंट से प्रॉपरली करवाएंगे तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच।